जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। साथ ही साथ आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी लवर वीर परिवार में। मैं हूं मनीष गुप्ता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये किसके रिगार्डिंग है? आरबीआई ग्रेड बी के रिगार्डिंग है। आरबीआई ग्रेड बी में रिक्रूटमेंट आई है, वैकेंसीज आई है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नोटिफिकेशन को जारी किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इंस्ट्रक्शंस में, यानी कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में बिल्ड योर नेशन बिल्ड योर कैरियर एक थीम बना के चला है। और आरबीआई आपसे कहता है कि आप आरबीआई में जब अप्लाई करते हो तो ये एक ऐसा कैरियर नहीं है, आप राष्ट्र को समर्पित करने के लिए अपने आप को डेडिकेटेड कर रहे हो। आरबीआई में जब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो आप राष्ट्र को समर्पित कर रहे हो, अपनी सेवा दोगे। तो इसी बेसिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट कैडर्स में वैकेंसीज निकाली है। आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर opportunities.rbi.org.in पर। आप जब जाके देखेंगे तो वहां पे आपको आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। चलिए आइए जानते हैं कुछ मुख्य बातें जो कि आरबीआई ग्रेड बी के रिगार्डिंग कही गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात की गई है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है। तो कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, यानी कि जब भी आप अप्लाई करने चले ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करना होगा और जब भी आप अप्लाई करेंगे तो उसके पहले सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें कि आप उसको सेटिस्फाइड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मोड ऑफ एप्लीकेशन कैसा होगा? ऑनलाइन होगा। और डेट क्या है? 25 जुलाई से डेट खुल चुकी है, यानी कि वेबसाइट पर लिंक आ चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और 16 अगस्त लास्ट डेट है, यानी कि शाम को 6 बजे तक लास्ट डेट है। इसके कैसे कैसे कैटेगरीज में कैसे एग्जामिनेशन होंगी? 2 फेज में एग्जाम होने वाले हैं। फेज 1 में ऑनलाइन एग्जाम होगा और फेज 2 में आपके पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 ऑनलाइन एग्जामिनेशन के मोड में होगा। फेज 1 का जो एग्जाम होगा वो आपका 8 सितंबर को होगा, यानी कि अभी अगर आप देखें तो आपके पास अगस्त और सितंबर, तो पूरा पूरा अगर देखा जाए तो 30, 35, 40, 45 दिन है आपके पास। 45 डेज है आरबीआई ग्रेड बी के एग्जामिनेशन को। प्री का एग्जामिनेशन कैसा होता है? जैसा जिस तरीके से बैंक का आईबीपीएस इसको कंडक्ट कराएगा। जी हाँ, ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस। जिस तरीके से आप देखते हैं आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क या आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ का एग्जाम देखते हैं, ठीक उसी प्रकार के एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बाकी के जो बैंक के एग्जाम्स होते हैं उसमें प्री और मेंस के एग्जाम होते हैं, इसमें फेजेस रखे गए हैं। फेज में आपके 4 सब्जेक्ट इंक्लूडेड दिए गए हैं, लाइक जैसे जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश आपको फेज 1 में ही मिल जाएंगे। जबकि बाकी के बैंक के एग्जाम में आपको क्या देखने को मिलता है? इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग या फिर रीजनिंग और मैथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पहले ही सेक्शन में, पहले ही पेज में जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश देखने को मिलेंगे। फेज 2 में जब आप जाएंगे, यानी कि फेज 1 जब आप क्लियर कर लेंगे तो 19 अक्टूबर को, यहाँ पे डेट भी फिक्स की गई है कि आप 19 अक्टूबर को एग्जाम देंगे। तो फेज 1, फेज 2 और फेज 3। इसी तरीके से ग्रेड बी का डीईपीआर, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, ये एक प्रकार का क्या है? कैटेगरीज है, विभाग है, और उस अलग अलग विभाग में आपको अलग अलग एग्जामिनेशन के तरीके से दिए जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे कि पूरी तरीके से कहा गया है कि यहाँ पे मोबाइल फोन अलाउ नहीं है, जैसा कि हर एक एग्जाम में कहा गया है। दूसरा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात कही गई है कि अपनी ये जो डिटेल नोटिस निकाली गई है आरबीआई के द्वारा, वो अलग अलग सेक्शंस में निकाली गई है। जैसे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 27 वैकेंसीज निकली हैं, शेड्यूल्ड कास्ट में 10 वैकेंसीज निकली हैं, एसटी में 4 वैकेंसीज निकली हैं, ओबीसी में 19 वैकेंसीज निकली। तो टोटल अगर देखा जाए तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज निकली हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसीज की भी बात की गई है आरबीआई के नोटिफिकेशन में। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार की अगर वैकेंसीज नहीं दी गई है
तो भी SC ST OBC EWS वाले क्या कर सकते हैं, कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनको क्या किया जाएगा, किसी भी प्रकार का SC ST OBC EWS में रिलैक्सेशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो जनरल कैटेगरीज के अकॉर्डिंग वो अपने एलिजिबल को फुलफिल कर सकते हैं। ग्रेड बी के अगर हम लोग देखें, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है क्या, कि कैंडिडेट्स जो है अपने जो विजुअल इंपेयर्ड कैंडिडेट्स होंगे उनको अपना खुद का स्क्राइब या राइटर लेकर जाना होगा। और साथ ही साथ ये कहा है कि अगर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन के दौरान जो विजुअल इंपेयर्ड एस्पिरेंट्स होते हैं या कैंडिडेट्स होंगे, उनका कैंडिडेचर तुरंत से कैंसिल कर दिया जाएगा अगर स्क्राइब ये देखने को मिल गया कि स्क्राइब इंडिपेंडेंटली आंसर लिख रहा है, बिना विजुअल इंपेयर्ड को बताए हुए जो स्क्राइब होते हैं आंसर्स लिखते हैं, तो वो अगर आंसर अपने मन से लिख रहे हैं तो उनका जो कैंडिडेचर्स होगा वो तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए कि कंपनसेटरी टाइमिंग कितनी दी गई है सभी लोगों को। पीडब्ल्यूबीडी वालों को यहाँ पे जो डिसेबिलिटीज कैटेगरीज को फुलफिल करते हैं उनको 40% के ऊपर कैटेगरीज वालों को इसमें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जैसा कि हर एक एग्जाम्स में होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आरबीआई ग्रेड बी की सैलरी कितनी होती है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को क्या करते हैं कि ज्यादा आकर्षित करता है इसकी जो क्या कहते हैं सर्विसेज हैं। आरबीआई ग्रेड बी की एक नोटिफिकेशन है, साथ ही ग्रेड बी का जो अपॉर्चुनिटीज है, एक सम्मान है, उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा सैलरी जो होती है, जो आप देखेंगे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी के इक्विवेलेंट ही आपके यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। जी हाँ, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उनका बेसिक पे 55,200 पर मंथ होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक्सक्लूडेड है यहाँ पे ग्रेड बी का, और बहुत सारी फैसिलिटीज है, यानी कि कंपनसेटरी अलाउंस भी दिया गया है। इसके अलावा स्पेशल ग्रेड अलाउंस दिया जाएगा, लर्निंग अलाउंस होगा, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 1,22,717 ये सैलरी बनेगी। यानी कि अगर मंथली सैलरी अगर आप निकालना चाहें तो टोटल 1,22,717 सैलरी बनेगी। इसके अलावा भी अगर आप हाउस रेंट अलाउंस लेते हैं तो 15% एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है, पे किया जाएगा। एकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द बैंक। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एकोमोडेशन नहीं दिया जा रहा है तो इसमें 15% हाउस रेंट अलाउंस को और जोड़ दिया जाए और उनको दिया जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि आरबीआई के जो ग्रेड बी ऑफिसर्स होते हैं उनको आरबीआई की तरफ से फ्लैट या फिर उनका खुद का जो एकोमोडेशंस होता है आरबीआई की तरफ से दिए जाते हैं। जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से आरबीआई ग्रेड बी वालों को भी दिया जाता है। यहाँ पे सीनियरिटीज की बात करें तो सीनियरिटीज कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड बी। ग्रेड बी में अगर देखा जाए तो एक ड्रीम होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है कि आरबीआई की ग्रेड बी में सिलेक्शन हो जाए। अभी अगर एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखें तो भारतीय नागरिकता होनी चाहिए, या फिर नेपाल की नागरिकता होनी चाहिए, भूटान की नागरिकता होनी चाहिए, और तिब्बत रिफ्यूजीज को एज पर कंडीशंस जो भी यहाँ पे दिए गए वो फुलफिल करते हैं तो वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज लिमिट। कई बार योग्यता और उम्र यही देख के बच्चे अप्लाई कर देते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। कम से कम 21 साल के नीचे नहीं होना चाहिए और 30 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये क्या किस कैटेगरी की बात की जा रही है, जब आप जनरल कैटेगरीज में अप्लाई करते हैं तब। अगर आप SC ST OBC या PWDS में EWS में आप अप्लाई करते हैं तो उसमें उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो रूल बना है और सरकार के जो नियम बने हैं उनके अकॉर्डिंग छूट दिए जाएंगे। इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अपर एज लिमिट जो भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल, जैसे कि 5 साल का रिलैक्सेशन SC और ST में मिलता है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो अगर कोई कैंडिडेट शेड्यूल्ड कास्ट में अप्लाई करता है तो उसको 35 साल या 36 साल, इस तरीके से 35 साल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर बैंक का कोई एक्स एम्प्लॉइज है उसको भी 5 साल का छूट मिलेगा,
और 3 साल का जो छूट मिलेगा वो बैकवर्ड यानी कि ओबीसी कैंडिडेट्स वालों को मिलेगा। इस तरीके से ये सारे के सारे एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेड बी के लिए आपका जो ग्रेजुएशन में यानी कि स्नातक में 60% होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरीज में आते हैं तो आप 60% मिनिमम मार्क्स लेने चाहिए। अगर आपका SC ST PWBD एप्लीकेंट्स है तो उनको 50% मस्ट है, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने पीजी किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी भी डिसिप्लिन में आपको 55% मार्क लाने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। ग्रेजुएशन लेवल कैसा होना चाहिए? किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यूजीसी और एआईसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अप्रूव होना चाहिए। एसेंशियल क्या है? अगर आपकी मास्टर डिग्री है यानी कि इकोनॉमिक्स में आप मास्टर्स हैं तो उनको क्या होगा, एसेंशियल वरीयता दी जाएगी। ये एसेंशियल का मतलब ये हो गया कि ये होना ही चाहिए। ये अलग अलग कैटेगरीज में है। ये किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे आपकी ग्रेड बी यानी कि ग्रेड बी जनरल की बात की जा रही है। ठीक है, तो मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, मास्टर्स डिग्री इन फाइनेंस या फिर आप लोगों का मिनिमम 55% ऑफ एन इक्विवेलेंट ग्रेड एग्रीगेट यानी कि सभी इसमें होने चाहिए। इस तरीके से सभी के क्या कहते हैं, सभी के कैटेगरीज में अलग अलग एसेंशियल्स दिए हुए। एक बार नोटिफिकेशन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही आरबीआई ने निकाला है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे 60% जो क्राइटेरिया रखा गया है जनरल कैटेगरीज में, एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स 60% होना चाहिए। अगर सीजीपीए से कैलकुलेट करें तो 6.75 होना चाहिए। 55% अगर देखा जाए तो 66.25 होने चाहिए। 50% के एक्विवेलेंट 5.75 होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट की कहा गया है कि फेज 1 का जो एग्जाम है 6 बार से ज्यादा आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में, आरबीआई के रिकॉर्ड में वो स्कैन कर लेते हैं, स्क्रूटिनी कर लेते हैं कि आप कितनी बार अप्लाई किए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे सभी की जगह सेंटर्स में, कुछ जगह पे फेज 1 के सेंटर्स होंगे, कुछ जगह पे फेज 2 में सेंटर्स होंगे। तो फेज 1 के सेंटर्स आपके कहाँ पे दिए गए हैं? लगभग पूरे भारतवर्ष में सेंटर्स बनाए गए हैं। फेज 2 के सेंटर्स जो होंगे वो लिमिटेड जगह पे होंगे, जैसे कि अहमदाबाद, जम्मू, कानपुर, बेंगलोर, भोपाल, कोच्चि, भुवनेश्वर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, नागपुर, चेन्नई, नई दिल्ली, पटना, गुवाहाटी, हैदराबाद, पुणे, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, रायपुर। तो ये लिमिटेड जगह सेंटर्स बनेंगे। जब आप फेज 1 का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो फेज 2 के एग्जाम में लिमिटेड जगह पे जाके आप वहां पे सेंटर्स में आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस SC ST PWBD वालों के लिए 100 रुपया रखा गया है और प्लस 18% जीएसटी। जनरल OBC EWS वालों के लिए 850 रखा गया है प्लस 18% जीएसटी। और जो आरबीआई के जो स्टाफ हैं उनके लिए किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं रखे गए, जैसे कि आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट, अगर वो ग्रेड बी का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें आप अप्लाई कैसे कैसे कर सकते हैं, आप rbi.org.in के एग्जाम्स में जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप इस पे क्लिक करेंगे, तुरंत आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करता हूँ कि अगर क्लिक हो जाता है, नहीं क्लिक नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। rbi.org.in पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं या अपॉर्चुनिटीज में भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे देखा जाएगा कि एग्जामिनेशन का जो मोड होगा, यानी कि जो एग्जामिनेशन होंगे वो कैसे कैसे होंगे, या जो एग्जामिनेशन पेपर होंगे फेज 1 में क्या होगा और फेज 2 में क्या होगा। चलिए आइए फेज 1 और फेज 2 के पेपर के बारे में हम लोग समझते हैं। बहुत सारी डिटेल्ड है, इसको डिटेल्ड में आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप बैंक के एग्जामिनेशन को फॉलो करते हैं, बैंक के IBPS क्लर्क, IBPS PO, ग्रामीण बैंक, इस तरीके से अप्लाई किए होंगे, ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है।
कोई बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं है। बस यहाँ पे अंतर क्या है कि जो एग्जामिनेशन मोड है ना, वो थोड़ा सा अंतर है। एग्जामिनेशन मोड की बात करें तो एग्जामिनेशन मोड में बहुत सारे अंतर देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो फेज 1 का जो एग्जामिनेशन है वो आपको कैसे देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं कि ये फेज 1 का एग्जामिनेशन कैसा होगा। तो फेज 1 का जो एग्जामिनेशन होगा, जो पेपर कंसिस्ट होगा फेज 1 का, तो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि ऑप्शंस दिए होंगे। और ये टोटल जो फेज 1 का जो एग्जामिनेशन होगा वो 200 नंबर का होगा। जी हाँ, 200 नंबर का होगा। और ये 8 सितंबर को एग्जाम पड़ेगा। ठीक है, 8 सितंबर को एग्जामिनेशन पड़ेगा। जैसा कि जनरली आप लोग अप्लाई करते हो, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये सारे के सारे पेपर आपको रहेंगे। जैसे आप बैंक के पेपर की तैयारी करते हो, एसबीआई की तैयारी करते हो, आईबीपीएस की तैयारी करते हो, या बाकी के बैंक के एग्जाम की तैयारी करते हो, तो जनरल अवेयरनेस रहता है, इंग्लिश रहता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहता है, रीजनिंग रहता है। हालांकि वो मेंस में होता है, यहाँ पे पहले ही 4 पेपर पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें यहाँ पे फेज 2 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कब होगा? ये एग्जामिनेशन कंडक्ट आपका 19 अक्टूबर को होगा। कब होगा? 19 अक्टूबर को होगा। और ये फेज 1 में अगर देखा जाए तो पेपर, फेज 2 में आपके बहुत क्या कहते हैं पेपर बने हुए। तो पेपर 1 में अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो ये पेपर 1 में आपको कौन कौन से पेपर दिए हुए हैं? यहाँ पे 19 अक्टूबर को एग्जामिनेशन होना है। और पेपर 1 में इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि अगर पिछला पेपर उठा के देखोगे तो सोशल सिक्योरिटीज इश्यूज के बारे में क्वेश्चन पूछे थे, इकोनॉमिक्स और बैंकिंग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पेपर 1 में आप देखेंगे तो इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि आधे घंटे का समय मिलेगा। टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा 50% जो है डिस्क्रिप्टिव, जी हाँ, लिखित परीक्षा होगी, डिस्क्रिप्टिव टाइप राइटिंग होगी। यहाँ पे आपको क्या होगा कि लैपटॉप या कंप्यूटर दिया होगा, आपको कीबोर्ड के जरिए टाइप करके बकायदा आपको ऐसे राइटिंग लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना होगा। ठीक है, अगर कैंडिडेट्स हिंदी में ऑप्ट करना चाहते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में ऑप्ट करना चाहते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे 90 मिनट का पूरा पेपर होगा, जिसमें कि 50 नंबर के मार्क्स होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग देखें पेपर 2 में, पेपर 2 में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, ये टोटल 120 मिनट दिए जाएंगे और 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का 100 मार्क्स होंगे। इसके अलावा पेपर 2 में अगर देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको 90 मिनट के। ठीक है, और ये 90 मिनट के जो होंगे यहाँ पे 100 मार्क्स के होंगे। ठीक इसी तरीके से पेपर 3 अगर देखा जाए तो जनरल फाइनेंस और मैनेजमेंट 50% ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप के आंसर्स देखने को मिलेंगे। ये 90 मिनट के होंगे और टोटल अगर देखा जाए तो 120 मिनट की समय मिलेगा और 100 नंबर के मार्क्स होंगे। तो बोथ पेपर 1 और पेपर 2, यहाँ पे अगर पेपर 1 और पेपर 3 की बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे उसमें 2 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और कुछ जो होंगे 1 नंबर के भी होंगे। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कैंडिडेट्स को क्या होगा, इसमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि अगर देखा जाए तो 2 आउट ऑफ 15 मार्क्स होंगे। ठीक है, और 2 आउट ऑफ 10 मार्क्स हर एक के होंगे। ये बहुत ही कह सकते हैं कि आप यूपीएससी अगर एक्सपीरियंस हो तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स वालों के लिए बड़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स होते हैं वो बैंकिंग एस्पिरेंट्स थोड़े से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। और अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो आरबीआई में आपको ये एक मौका मिल रहा है इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपके इंटरव्यू होंगे। जब शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा और इंटरव्यू हो जाने के बाद आपके सिलेक्शन प्रोसीजर शुरू हो जाएंगे। आरबीआई की वेबसाइट पर जो इंटरव्यू होगा, जरा ध्यान से देखिएगा कि द मिनिमम एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड इन द रिलेशन टू द नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पे कॉल लेटर जारी किया जाएगा
ईमेल आईडी के जरिए, और साथ ही आपको इंटरव्यू जो होगा वो टोटल 75 मार्क्स के होंगे। ठीक है। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो पर्सनालिटी असेसमेंट कंडक्टेड बाय द बैंक बिफोर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू। यानी कि इंटरव्यू में जाने से पहले बैंक के द्वारा एक पर्सनालिटी असेसमेंट कराया जाएगा, और वहां पे किसी भी प्रकार का मार्क्स अलॉटेड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे आप असेसमेंट कराया जाएगा तो मार्क्स दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए बताया जाएगा, इंटरव्यू या तो हिंदी में हो सकता है या तो अंग्रेजी में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंटरव्यू में देने जाते हैं तो इंटरव्यू में पहले ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप हिंदी में देना चाहते हैं या अंग्रेजी में देना चाहते हैं। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि पिछले नोटिफिकेशन में ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया था कि इंटरव्यू हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। क्योंकि कई बार जब एस्पिरेंट्स जब पहुंचते हैं तो उनसे पूछा तक नहीं जाता है कि आप हिंदी में देना चाहते हैं या अंग्रेजी में देना चाहते हैं। अब कैंडिडेट्स यहाँ पे पहले ही ऑप्ट करके जाएंगे कि अंग्रेजी माध्यम से इंटरव्यू देना चाहेंगे या हिंदी माध्यम से इंटरव्यू देना चाहेंगे। सिलेबस की अगर बात करें तो पेपर 1 का जो इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज का अगर देखा जाए सिलेबस, यहाँ पे फेज 2 का पेपर 1 जो है वो कंप्लीटली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एनवायरमेंटल इशू, इंडियन इकोनॉमी। ये सारी के सारे पार्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें हैं जो कि आपके पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आप अगर देखा जाए कि ये पूरा अगर देखा जाए इसमें रेफरेंस मटेरियल भी है कि इंडियन इकोनॉमी को आप कहां से पढ़ सकते हैं, उमा कपिला, इंडियन इकोनॉमी मिश्रा एंड पुरी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देवराज रॉय, सोशियोलॉजी आप कहां से पढ़ सकते हैं, सीएन शंकर रॉय से, और पब्लिक फाइनेंस कहां से पढ़ सकते हैं, के एंडली और सुंदरम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, मैगजीन्स को प्रेफर दें, आरबीआई की जो बुलेटिन होती है उस पर ध्यान दें। इस तरीके से आप पेपर 2 का जो इंग्लिश राइटिंग होगा, राइटिंग स्किल्स होगा, वो भी बहुत ही इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के आधार पर होगा, और पेपर 3 जो होगा जनरल फाइनेंस और मैनेजमेंट के आधार पर होगा। ये अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल जो जनरल फाइनेंस और मैनेजमेंट है उसमें आपको बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें क्वेश्चन पूछेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो प्योरली बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, बॉन्ड, इक्विटी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर कायदे से अगर आपने मटेरियल को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो लिटरली अगर आपने प्रॉपर तरीके से तैयार होकर जा रहे हो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस पोस्ट के लिए, क्योंकि ये पोस्ट ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही हलवा पोस्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई आपके आरबीआई ग्रेड बी के रिगार्डिंग। उम्मीद है आप सभी लोग को ये सारी न्यूज पता चल गए होंगे और ये सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको इसके जरिए मिल जाएंगी। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसी के नीचे एक लिंक लगा देंगे और नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि RBI की opportunities.rbi.org में जाइएगा, rbi.org.in की opportunities में जाइएगा, वहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकायदा हिंदी में भी दिया है और अंग्रेजी में भी दिया है, आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपका जो ड्रीम हो वो फुलफिल हो। आरबीआई ग्रेड बी छोटी मोटी जॉब नहीं है, छोटी मोटी रिक्रूटमेंट नहीं है, ये हमारे राष्ट्र को सर्व करने के लिए एक अपॉर्चुनिटीज मिली है, एक मौका मिला है। ठीक है। तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।